तो बच्चों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का एक सेकेंड लेक्चर में हमारे वेक्टर्स के। और आज का लेक्चर भी बहुत ही बेसिक होने वाला है लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, ताकि हम आने वाले सभी लेक्चर्स को बहुत ही ढंग से समझ पाए। तो मेरे को उम्मीद है पूरी कि आप बिल्कुल ही होश और आवाज में अपनी कॉपी किताब लेके बैठे हुए हैं, अपने नोट्स लेके बैठे हुए हैं, ताकि इस चैप्टर को आप आराम से समझ सके। तो आज हमें शुरुआत करनी है बच्चों किसी वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को लेके। किसी वेक्टर के रिप्रेजेंटेशन को लेके सबसे पहले मैं बात करता हूँ आखिर किसी वेक्टर का सिंबल क्या होता है। तो देखो, अगर मेरे को ये कहना है कि कोई फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैं उसको हमेशा ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा। कोई अल्फाबेट यूज कर लूंगा, ए बी सी डी ई एफ, कुछ भी यूज कर सकते हो आप, एक्स वाई पी क्यू, कुछ भी। और उस अल्फाबेट के साथ साथ उस अल्फाबेट के ऊपर बनाऊंगा एक ऐसे एरो। क्या बनाऊंगा बच्चों? एक एरो। तो ये सबसे सिंपल सिंबल होता है, सबसे कॉमन सिंबल होता है जिसमें हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। सर सबसे कॉमन होता है मतलब कोई अनकॉमन भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल होता है। एक और तरीका होता है बेटा, अगर मुझे एक वेक्टर है ए और ए को मैं दूसरी तरीके से लिखना चाहता हूं तो मुझे ए लिखना पड़ेगा बोल्ड लेटर्स में। कैसे लिखना पड़ेगा बच्चों? बोल्ड लेटर्स में। और जब मैं बोल्ड लेटर्स में किसी भी अल्फाबेट को शो करता हूं तो वो बोल्ड लेटर भी ये शो कर रहा होता है कि वो अल्फाबेट कोई और नहीं बल्कि एक वेक्टर, फिजिकल वेक्टर, सो एक फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि वेक्टर है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो दो तरीकों से हम लोग किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, या तो एक अल्फाबेट उसके ऊपर सिंपल एरो, या फिर बोल्ड लेटर्स में लिखा हुआ एक अल्फाबेट। अब देखो बेटा, सीधी बात है, हम ड्राइंग की क्लास तो पढ़ नहीं रहे हैं, तो आज के पूरे ही लेक्चर में शायद ये पहली और आखिरी बार था जब मैंने आपको बोल्ड लेटर में किसी वेक्टर को लिख के दिखाया हो। अब जितनी भी चीजें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ उसमें मैं हमेशा ये छोटे ही सिंपल अल्फाबेट्स के ऊपर एक एरो का इस्तेमाल करके अपने वेक्टर को शो किया करूंगा। साथ साथ एक बात और समझो, सर क्या ऐसे भी एक वेक्टर बनाया जा सकता है? मैं लिख दूं P और ऐसे एरो बना दूं? नहीं बच्चों, ऐसा कभी भी हम नहीं करते हैं, ये तरीका ही नहीं है। एरो हमेशा राइट साइड की तरफ होगा बच्चों। किस तरफ होगा? राइट साइड। मतलब अगर आप यूं पढ़ रहे हो तो आपके राइट हैंड की तरफ ही हमेशा एरो होना चाहिए। तो ध्यान देना, सिंबल कितना आसान सा था हमारे किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को देखने का। चलो आगे बढ़ते हैं। आज मुझे छोटी छोटी कई सारी चीजें सिखानी है। तो पहली चीज जो मैंने आपको सिखा दी है अच्छे से, वो था सिंबल। अब दूसरी चीज सिखानी है कि आखिर हम किसी वेक्टर को ग्राफ पर किस तरीके से फील करते हैं। मतलब मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी लिखी हुई मिल जाए, एक वेक्टर क्वांटिटी पता हो, तो उसको मैं ग्राफ पे किस तरीके से समझता हूँ, या एक्चुअली वो वेक्टर क्वांटिटी क्या कहना चाह रही है उसको ध्यान से समझते हैं। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको सिखाता हूँ चीजों को। एक एग्जाम्पल लेता हूँ बच्चों, बहुत सिंपल सा। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप। 2i कैप प्लस 3j कैप। अब मेरी बात सुनो, इसको ग्राफ पे कैसे हम देखेंगे, मुझे ये सीखना है। तो बिल्कुल ध्यान से समझो, जैसा जैसा मैं कह रहा हूँ आप करते चलो। क्या आप एक ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। क्या आप इसमें एक्स और वाई एक्सिस मेंशन कर सकते हो खुद से? हाँ सर कर सकते हैं। मैं इसको एक्स मान लेता हूँ और मैं इसको वाई मान लेता हूँ। हाँ बच्चों मान लेता हूँ। याद रखना, ग्राफ में एक्स और वाई फिक्स नहीं होते हैं, तुम पे डिपेंड करता है तुम कहाँ एक्स लेना चाहते हो, और तुम पे डिपेंड करता है तुम कहाँ वाई लेना चाहते हो, और तुम कहाँ जेड लेना चाहते हो। तो मैंने फिलहाल जो जनरल हम लोग आज तक पढ़ते हैं, मैंने उसी केस को फॉलो किया है। मैंने इसको मान लिया है x, इसको मान लिया है y। अब मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली ये वेक्टर क्या कहना चाहता है। x में कुछ मैं पॉइंट्स डिसाइड कर लेता हूँ, 1 2 3 4 हम लोग जानते हैं, 1 2 3 4। कोई गाना नहीं गाएगा आगे, तो ध्यान से देखो। तो 1 2 3 और 4, इधर भी 1 2 3 4। बिल्कुल ध्यान से समझो। ये जो वेक्टर है, आखिर इसको मुझे ग्राफ पे अगर फील करना है कि आखिर क्या कहना चाहता है, ये किस पॉइंट तक मुझे पहुंचाना चाहता है, तो ध्यान से समझो। ये वेक्टर जैसे जैसे चीजें हम जा रहा है वैसे वैसे करना है हमको। क्या आपको ये याद है मैंने कल आपको आई कैप का मतलब सिखाया था? हाँ सर, आपने कहा था आई कैप तो एक यूनिट वेक्टर होता है जो एक्स डायरेक्शन में होता है। किस डायरेक्शन में होता है? एक्स में। ठीक उस तरीके से जे कैप क्या है बच्चों? सर एक यूनिट वेक्टर है जो वाई डायरेक्शन में है। और के कैप क्या हुआ करता था बच्चों? सर ये भी एक यूनिट वेक्टर था जो कि z डायरेक्शन में होता था। तो बस जैसे ही मैंने देखा 2i कैप, मैं समझ गया कि मुझे ये वेक्टर कहना चाहता है कि तुम x के डायरेक्शन में चलो। कितना? 2। कितना चलो बच्चों? 2। तो चलो सब लोग मेरे साथ साथ बिन कुछ कहे बिन कुछ सुने हाथों में हाथ लिए
2 कदम चलो साथ मेरे। जरा ध्यान से देखो, क्या मैं ओरिजिन से शुरू करूंगा? हाँ सर, जब तक मुझे पता नहीं है, जब तक मुझको कहा नहीं गया है कि कहाँ से शुरू किया गया है, हमेशा मैं ये मानूंगा कि कहाँ से शुरू हो रही है चीजें, ओरिजिन से। सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में देखूंगा और 1 और 2 कदम चल के क्या मैं एक्स में यहाँ पहुंच जाऊंगा? हाँ सर, आप यहाँ पहुंच जाओगे। अब बस वहीं पे रोको, जहां पहुंचे वहीं रुको, आगे बढ़ो। क्या ये कह रहा है कि बेटा जे डायरेक्शन में मुड़ जाओ सर? हाँ, तो हम जे की तरफ मुड़ जाएंगे और कितना कदम चलेंगे बच्चों? सर 3 कदम चलेंगे। तो क्या जे में 3 चलेंगे तो 1 2 3, क्या हम यहाँ कहीं पहुंच जाएंगे? हाँ, तो देखो ध्यान से, जब मैं कहता हूँ ना कि ए वेक्टर कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब ये ए वेक्टर हमारे ग्राफ में 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करके बनाया गया है, जिसमें से पहला पॉइंट क्या है बेटा? 0,0, जिसको हम लोग ओरिजिन भी बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों? सर 2,3। तो कैसे दिखाएंगे आखिर इस वेक्टर को हम लोग ग्राफ पे? सर हमें पता है वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए एरो का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एरो जैसे ही मैं बनाता हूँ, मेरा ग्राफ या फिर मेरा वेक्टर इस ग्राफ पे रिप्रेजेंट हो चुका है। कुछ याद आ रहा है बच्चों? मैंने आपको बताया होगा इस एरो में भी जो जगह ये होती है इसको हम लोग हेड बोलते हैं, और जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग टेल बोलते हैं। टेल वो चीज होती है, टेल उस पॉइंट को माना जाता है जहां से मेरा वेक्टर शुरू हो रहा है, और हेड उस पॉइंट को बताया जाता है जहां पर मेरा वेक्टर जाके खत्म हो रहा है। देखो इसको मैं एक और तरीके से लिखता हूं, ये है मेरा ए वेक्टर, यहाँ पे मैंने वेक्टर फॉर्म में लिखा है, वहां पे मैंने ग्राफ में आपको शो किया है। तो देखो पर्टिकुलरली इस वेक्टर ने मुझे दिया क्या, इस पर्टिकुलर वेक्टर से मुझे मिला क्या? इस पर्टिकुलर वेक्टर ने मुझे ग्राफ पे एक पोजीशन दी है जो कि है 2,3। इस पर्टिकुलर वेक्टर की मदद से अगर मैं चलना शुरू करता, सपोज मान लो, ऐसा ना हो कभी, खुदा ना खास्ता कभी ऐसा ना हो कि मुझे देखने में परेशानी हो, पर स्टिल मान लो मेरे को देखना ना आता होता और ये वेक्टर कहता कि सर आपको 2i,3j पे जाना है, तो क्या मैं आंखें बंद करके पहले x में 2 चलता, फिर y में घूमता और क्या 3 कदम चलता? हाँ, तो क्या मैं 2,3 एक पॉइंट पे पहुंच जाता? हाँ सर, आप 2,3 एक पॉइंट पे पहुंच जाते। तो क्या ये जो वेक्टर आपको नजर आ रहा है, ये 2,3 एक पॉइंट है जिसकी पोजीशन को शो कर रहा है? हाँ सर, ये 2,3 पर 2,3 पॉइंट तक पहुंचाने के लिए पोजीशन का काम कर रहा है। तो ऐसे वेक्टर को हम लोग और भी एक नाम देते हैं, ए वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ 2,3। 2,3 इस पॉइंट का ये पोजीशन वेक्टर है, तो हम ए वेक्टर को और क्या बोलते हैं? पोजीशन वेक्टर। सर कल तो आपने पोजीशन वेक्टर नहीं पढ़ाया था। नहीं बेटा, वो कोई कैटेगरी नहीं है, वो एक कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझो। पोजीशन वेक्टर एक्चुअली हमें ग्राफ पे किसी पोजीशन तक पहुंचाने के लिए बनाया गया वेक्टर होता है। क्या बात समझ पा रहे हो? हाँ सर, हम अच्छे से ये बात समझ पा रहे हैं। चलो एक दो चीजें और करके देखते हैं, जरा एक एग्जांपल और लेते हैं। मान लो मैं कहता हूं मेरे पास एक बी वेक्टर है, बी वेक्टर है -3i प्लस 1j कैप। क्या आप इस पर्टिकुलर वेक्टर को ग्राफ में रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हो? हाँ सर, बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट है ये, तो मैं तो एक बार में समझ गया, कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस तो इसमें है ही नहीं। सबसे पहले स्टेप में क्या हम ग्राफ अच्छे से बनाएंगे? हाँ सर, हम ग्राफ अच्छे से बनाएंगे। ये लो बच्चों, बना दिया, ये लो। क्या ओरिजिन इसको बोलते हैं? हाँ सर। क्या इसको मैं -1 मान लूं? बिल्कुल सर। क्या मैं इसको -2 मान लूं? हाँ सर। क्या इसको -3 मान लूं? हाँ सर। क्या यहाँ पे कहीं +1 होगा? हाँ सर। क्या ये 1 ये 2 ऐसे में सारे पॉइंट्स डिसाइड कर सकता हूँ? हाँ। अब जरा बताओ ये वेक्टर क्या कहना चाहता है? सबसे पहले आप आई कैप को देखो, तो आई कैप में ये कितना चलने को कहता है? मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ, मैं ओरिजिन पे खड़ा हूँ, इसने कहा आई पे -3 चलो, मतलब मैं आगे जाऊंगा क्या? नहीं, मतलब मुझे अपनी जगह से 3 कदम पीछे आना है। तो मेरे साथ फिर से आप सब 3 कदम पीछे आओ। क्या आप यहाँ कहीं पहुंच जाओगे? हाँ सर, हम तो यहाँ कहीं पहुंच जाएंगे। एक बार आप वहां पहुंच गए तो ये वेक्टर कहेगा अब जे की तरफ देखो मेरे लाल। किसकी तरफ देखो? जे की तरफ। तो क्या मैं जे की डायरेक्शन यानी कि वाई की डायरेक्शन में देखूंगा? फिर से मैंने इसको वाई इसको एक्स माना है बच्चों, ध्यान से देखना। क्या मैं वाई की तरफ देखूंगा और सिर्फ एक स्टेप और आगे बढ़ूंगा? जैसे ही मैं बढ़ूंगा क्या मैं यहाँ कहीं पहुंच जाऊंगा? हाँ। क्या इस पॉइंट को मैं -3,1 नहीं लिख सकता था? बिल्कुल लिख सकते थे सर। अगर मैं इस पॉइंट को और ओरिजिन को वेक्टर से ज्वाइन कर दूं, इस पॉइंट को और ओरिजिन को बच्चों वेक्टर से ज्वाइन कर दूं, देखो ध्यान से, इस पॉइंट को और ओरिजिन को वेक्टर से ज्वाइन कर दूं, तो क्या यही मेरा बी वेक्टर है? हाँ सर, यही मेरा बी वेक्टर है। क्या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ कि बी वेक्टर एक पोजीशन वेक्टर है जो कि
-3,1 पॉइंट तक हमको लेके जा रहा है ओरिजिन से, जो कि -3,1 पॉइंट तक लेकर जा रहा है हमको ओरिजिन से। सर बार बार आप ये क्यों बोल रहे हो हमको ओरिजिन से, हमको ओरिजिन से? इसलिए बोल रहा हूँ बच्चों, इसलिए बोल रहा हूँ मेरे बच्चों, क्योंकि हर बार हमारा वेक्टर 0 0 से शुरू हो ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। क्या इस ग्राफ पे, क्या मैं एक रैंडम ग्राफ ड्रॉ करता हूँ आपके सामने, देखो एक ग्राफ ड्रॉ करता हूँ मान लो, और मैं इस पे एक वेक्टर बना रहा हूँ ये, क्या ये वेक्टर नहीं है? क्या बिल्कुल है बच्चों, ये बिल्कुल एक वेक्टर क्वांटिटी ही है। ये भी एक वेक्टर है जो किसी ना किसी पर्टिकुलर पोजीशन के बारे में बात कर रहा होगा, पर ये वेक्टर शुरुआत अपनी 0 0 से नहीं करता। इसके लिए ओरिजिन अब कुछ और हो चुका है, ये इस पॉइंट से शुरू हुआ है और इस पॉइंट पे खत्म हुआ है। इस ग्राफ से हमें, इस वेक्टर से हमें ये पता चलेगा। अभी धीरे धीरे और कॉन्सेप्ट क्लियर होता जाएगा, पर अभी हमको जो सीखना था वो बहुत आसान सी चीज थी कि किसी पर्टिकुलर वेक्टर से हम ग्राफ पर उस वेक्टर को ऑब्टेन कैसे कर सकते हैं, मतलब वेक्टर इक्वेशन से वेक्टर कैसे ऑब्टेन किया जा सकता है ग्राफ पर, हमने ये सीख लिया। मैंने आपसे पहले ही बोला था मैं छोटी छोटी कई चीजें आपको सिखाने वाला हूँ आज, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको सिंबल लिखना सिखाया, और फिर मैंने आपको क्या सिखाया बच्चों कि वेक्टर फॉर्म से ग्राफ पे वेक्टर कैसे रिप्रेजेंट करना है, ये हमने सीखा है। एक चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको अपनी कॉपी में जरूर लिखना चाहिए, वो ये है कि जब तक सवाल में मेंशन ना किया हो, हम ये मान के चलते हैं कि हमारा वेक्टर शुरू कहाँ से हो रहा है बच्चों, 0,0,0 से, मतलब कि ओरिजिन से शुरू हो रहा है। तो उम्मीद है बेटा इतने लेक्चर को आपने बहुत ही ढंग से समझा होगा। प्लीज इतनी सारी चीजों को आप अच्छे से नोट करो, मैं और कुछ कॉन्सेप्ट्स लेके आपके पास आता हूँ तब तक। तो चलो बच्चों हम लोग अपना थर्ड कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जो आज हमें यहाँ पे सीखना है इस लेक्चर में। और अभी जो कॉन्सेप्ट नंबर 2 था, उसमें हमने एक वेक्टर इक्वेशन को ग्राफ में वेक्टर में कन्वर्ट करना सीखा था। अब हम उल्टा करने वाले हैं, मतलब अगर मुझे ग्राफ पे कोई पर्टिकुलर वेक्टर पहले से बना हुआ दिख जाए तो उसको मैं वेक्टर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करूंगा, मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ। क्या करने वाला हूँ फिर से सुन लो। अगर किसी ग्राफ पे पहले से एक वेक्टर रिप्रेजेंट हो रखा हो या पहले से एक वेक्टर बना हो, तो उसको वेक्टर इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है बेटा, अब हम ये सीखने वाले हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या किया है, मैंने एक बहुत ही सिंपल सा ग्राफ लिया है। मान लो ये एक्स एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा हो और ये वाई एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा हो। एक पॉइंट है ए जिसके मैंने कोऑर्डिनेट्स लिख रखे हैं 3,4 और ये वेक्टर दिखा रखा है मैंने, जो कि ओरिजिन से शुरू हो रहा है, यानी कि 0,0 से ओरिजिन से ए पॉइंट को ज्वाइन करने वाले वेक्टर का मैंने नाम रखा है ओ ए वेक्टर। हम ऐसा ही करते हैं बेटा, जब भी पहला पॉइंट, यहाँ वो पॉइंट जहाँ से वेक्टर शुरू हो रहा है, अगर वो ओरिजिन है और मान लो दूसरा पॉइंट कुछ भी है पी क्यू आर एस टी, तो अगर पी पॉइंट तक मुझे वेक्टर बनाना है तो उसको मैं ओ पी वेक्टर भी बोलता हूँ। क्यू तक बनाना है तो ओ क्यू बोल सकता हूँ। आप इसका कुछ भी नाम रख सकते हो, नाम रखना तो हमारे हाथ में होता है। आर वेक्टर बोल लो, एक्स वेक्टर बोल लो, जो भी बोलना हो। मैंने ओ ए वेक्टर लिख रखा है, तो ओ ए वेक्टर ग्राफ पे दिख रहा है ना आपको। आखिर इसकी इक्वेशन क्या होती, या वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो मैं कैसे लिखता, तो बहुत ध्यान से देखो, मैं ऐसे लिखता ओ ए वेक्टर को कि ए पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है 3, मतलब मुझे समझ में आ गया कि ओरिजिन से मुझे पहले तो 3 कदम चलना पड़ा है एक्स डायरेक्शन में। क्या मुझे पॉजिटिव एक्स में चलना पड़ा है? हाँ सर। तो पॉजिटिव में कितना मैग्नीट्यूड है सर? 3। डायरेक्शन क्या है? एक्स। क्या मैं एक्स लिखूंगा? नहीं सर, आप आई लिखोगे, क्योंकि आई कैप का मतलब ही होता है एक्स डायरेक्शन में। अच्छा, एक बार जब मैं 3 कदम एक्स में चल चुका हूँ, तो क्या मुझे 4 कदम अब वाई में चलना है? हाँ सर। तो वाई में जाने के लिए क्या मैं पहले प्लस लगा के जे कैप का बात कर लूंगा, क्योंकि मुझे वाई में जाना है। कितना जाना है सर? 4। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूंगा 4? हाँ। तो देखो ओ ए वेक्टर हमारा क्या बन जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप। सर ये तो बहुत ही आसान है। हाँ बच्चों, बहुत ही आसान है, पर मुझे एक्चुअली ये नहीं सिखाना था। मैं इसको और तमीज से सिखाना चाहता हूँ, मैं इसको और ढंग से सिखाना चाहता हूँ, ताकि कल को हमारे पास कोई और स्टैंडर्ड क्वेश्चन आए, उसको भी मैं करने से कभी डरूं ना। स्टैंडर्ड क्वेश्चन से क्या कहने का मतलब है आपका, बस ये कहने का मतलब है कि जो बात मैं अभी तक बोलता आया था कि जरूरी नहीं है हर बार ओरिजिन से शुरू हो, अगर वाकई में ओरिजिन स्टार्टिंग पॉइंट नहीं हुआ तो भी मुझे वेक्टर लिखना आना चाहिए। उसके लिए मैं सीखूंगा यहीं से। देखो, जो चीजें हैं उसका बेस तो नहीं बदल सकते तुम ना, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है हम उसको तो चेंज नहीं कर सकते ना, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। जरा मुझे ये बताओ, ओ ए वेक्टर में ओ पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? क्या ओ पॉइंट था 0,0? हाँ सर,
वो था 0,0 और साथ साथ में इसको भी लिख सकता हूँ ये स्टार्टिंग पॉइंट था। कैसा पॉइंट था? आपको कैसे पता सर स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ एरो जा रहा है वो खत्म होने वाली जगह हुई ना, स्टार्टिंग पॉइंट था। क्या वो पॉइंट जहाँ पे मेरा वेक्टर खत्म हो रहा है, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या थे? क्या 3,4 थे? हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ कि यहाँ पे मेरा वेक्टर क्या किया है? एंड किया है। यहाँ पे मेरा वेक्टर क्या कर रहा है बच्चों? एंड हो रहा है। तो क्या मुझे स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से मेरा वेक्टर शुरू हो रहा है ये पता चल चुका है? हाँ सर। क्या एंड पॉइंट जहाँ तक मेरा वेक्टर बनना चाहिए मुझे ये मिल चुका है? हाँ सर। अब बिल्कुल ध्यान से देखो आखिर आपने किया क्या? जब आपने OA वेक्टर लिखा है सर, तो क्या आपने एंड पॉइंट के x कोऑर्डिनेट में से स्टार्टिंग पॉइंट के x कोऑर्डिनेट को माइनस किया है? देखते हैं। क्या 3 - 0 मैं ऐसे लिख सकता हूं? और कौन से कोऑर्डिनेट से? ये x है ना, तो i कैप प्लस क्या आपने एंड पॉइंट का y कोऑर्डिनेट में से स्टार्टिंग पॉइंट का y कोऑर्डिनेट माइनस किया है? क्या मैं इसको 4 - 0 लिख सकता हूँ? और क्योंकि y कोऑर्डिनेट से तो कौन सा कैप? j कैप। क्या मैं OA वेक्टर इसी तरीके से तो निकाला हूँ? देखो जो रिजल्ट निकल के आया क्या वो सेम आ रहा है? 3i कैप प्लस 4j कैप। हाँ सर बिल्कुल सेम आ रहा है। तो देखो लिखने में तो ये बहुत आसान था, पर रियलिटी में शायद इसके पीछे ये कहानी थी जो हमने फॉलो की होगी और उसकी वजह से मुझे मेरा OA वेक्टर मिला होगा। सर कहना क्या चाहते हो, सिखाना क्या चाहते हो, समझो ध्यान से। अगर मुझे मेरे ग्राफ में स्टार्टिंग और एंड पॉइंट की कोऑर्डिनेट्स पता हो, देखो ध्यान से, जो कॉन्सेप्ट है उसको समझो ध्यान से। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है PQ वेक्टर, समझो मैंने क्या कहा? एक वेक्टर है PQ वेक्टर। सबसे पहले तो इसका मतलब समझो। PQ वेक्टर का मतलब होता है एक ऐसा वेक्टर है जो कि P पॉइंट से शुरू होकर कहां तक जा रहा है? Q पॉइंट तक। तो PQ वेक्टर अगर है, मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1। मान लो मैं कहता हूं P पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स क्या है बेटा? P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं मान लो x2, y2, z2। मान लो ये Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर मैं तुमसे कहता हूं बेटा PQ वेक्टर लिखो, क्या लिखो बेटा? PQ वेक्टर लिख के दिखाओ, तो देखो बहुत आसान होगा हमारे लिए PQ वेक्टर लिख पाना। क्या P का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हुआ? हाँ सर, P का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट हुआ। और Q हमारा एंड पॉइंट हुआ? हाँ सर, यहाँ पे हमारा वेक्टर एंड हो रहा होगा। तो हमेशा एंड पॉइंट के x में से स्टार्टिंग पॉइंट के x को माइनस करते हैं। तो क्या बनेगा बच्चों? x2 माइनस x1, क्योंकि x की बात की है तो डायरेक्शन भी पता है हमको, i कैप। फिर एंड पॉइंट के y में से स्टार्टिंग पॉइंट के y को माइनस करेंगे, तो क्या लिखेंगे बेटा? y2 माइनस y1 j कैप। और फिर एंड पॉइंट के z कोऑर्डिनेट से यानी कि z2 में से स्टार्टिंग पॉइंट के z कोऑर्डिनेट यानी कि z1 को माइनस करेंगे और साथ साथ डायरेक्शन के लिए यूनिट वेक्टर यूज करेंगे k कैप। तो देखो हमारा PQ वेक्टर हमने लिख लिया। इस बार स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 0 है कि 1 1 1 है? क्या P के कोऑर्डिनेट मैंने तो रैंडम x1 y1 z1 माने ना बेटा। ये 0 0 0 भी हो सकते हैं, ये 1 2 3 भी हो सकते हैं, ये 5 6 7 भी हो सकते हैं, ये -1 -4 -6 भी हो सकते हैं। क्या Q पॉइंट भी मैंने x2 y2 z2 माना है, मतलब मैंने एक वेरिएबल माना है। आप x2 y2 z2 में कुछ भी वैल्यूज रख सकते हो। तो मतलब क्या अब मुझे कोई भी वेक्टर जो मुझे ग्राफ में दिया हो, जिसकी स्टार्टिंग कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है और जिसके एंड यानी कि जहां वो खत्म हो रहा है वो कोऑर्डिनेट्स मुझे पता है, अगर उस वेक्टर को मुझे वेक्टर फॉर्म में दोबारा लिखना हो तो क्या मैं हमेशा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकता हूं? हाँ सर, मैं हमेशा इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर लूंगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होगा बच्चों आपके लिए, ताकि आप किसी ग्राफ से वेक्टर को ऑब्टेन कर सको बहुत ही इजीली। चलो मेरी बात ध्यान से सुनो, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने तुमसे QP वेक्टर पूछा होता, कौन सा वेक्टर पूछा होता बच्चों? QP वेक्टर, तो इसका मतलब क्या हुआ? सर वही तो हुआ PQ QP। क्या डिफरेंस है? बहुत डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है सर? PQ वेक्टर में P was स्टार्टिंग पॉइंट एंड Q was द एंडिंग पॉइंट, है ना। पर QP वेक्टर में हमारा वेक्टर Q से शुरू होके P पे खत्म हो रहा होगा। देखो कितना अंतर है, अगर ये P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, तो PQ वेक्टर ऐसा बनेगा,
बल्कि क्यूपी वेक्टर ऐसा बनेगा, देखो ध्यान से, ये एक नेगेटिव वेक्टर जैसी फीलिंग दिलाते हैं। कैसी फीलिंग दिलाते हैं? नेगेटिव वेक्टर जैसी फीलिंग। तो अगर मैं तुमसे बोलूं बेटा क्यूपी वेक्टर फॉर्म करके दिखाओ, क्यूपी वेक्टर, तो अब तुमको कुछ नया नहीं करना है, इसको मान लेना स्टार्टिंग, इसको मान लेना एंडिंग पॉइंट्स। अब फिर से फॉर्मूला वही रहेगा, एंड वाले में से स्टार्टिंग वाले को माइनस करोगे, तो जहां तुमने x2 माइनस x1 लिखा था वहां पे क्या आ जाएगा सर? x1 माइनस x2। जहां y2 माइनस y1 लिखा था वहां क्या आ जाएगा? y1 माइनस y2। जहां z2 माइनस z1 लिखा था वहां आ जाएगा z1 माइनस z2। सर तो मैं 1 2 1 2 के फॉर्म में याद रखूंगा कि स्टार्टिंग एंडिंग के टर्म्स में? स्टार्टिंग एंडिंग के टर्म्स में बच्चों हमेशा एंडिंग वाले कोऑर्डिनेट्स माइनस स्टार्टिंग वाले कोऑर्डिनेट्स इनटू i कैप या फिर j कैप या फिर k कैप, जिस भी पर्टिकुलर एक्सिस की आप बात कर रहे होगे। तो बहुत ही आसान होता है ग्राफ से किसी वेक्टर की इक्वेशन को ऑब्टेन कर पाना। सर इतना आसान होता है, एक आप एग्जांपल भी करा दो तो शायद हमें और अच्छा फील आएगा। बिल्कुल कराऊंगा बच्चों, देखो क्यों नहीं कराऊंगा। मान लो मैं तुमसे कहता हूं कि मेरे पास एक वेक्टर है PQ वेक्टर, ठीक है, PQ वेक्टर है, जिसमें से P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कुछ 3, -2, 4, और Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, 2, 3। चलो मान लेते हैं ऐसे, ठीक है। मुझे P और Q दो पॉइंट्स बताए जा रहे हैं किसी ग्राफ पर, और मुझसे कह रहा है इन दोनों ही पॉइंट्स के बीच एक वेक्टर फॉर्म करना है जिसका नाम होगा PQ वेक्टर। तो बताओ PQ वेक्टर कितना होगा? सबसे सिंपल सा क्वेश्चन है सर, बहुत ही आसान सा सवाल है। तुम चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद आंसर निकाल लो बच्चों, और बाद में मैच कर लो कि क्या तुम्हारा आंसर मेरे आंसर से मैच कर रहा है। मैं थोड़ा तेज करूंगा इस सवाल को क्योंकि मैंने समझाने में कोई जल्दबाजी नहीं की है। क्या PQ वेक्टर का मतलब स्टार्टिंग पॉइंट P होगा, एंड पॉइंट Q होगा? हाँ। क्या फॉर्मूले में हमेशा एंड के पॉइंट से, एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट से स्टार्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट को माइनस करते हैं? हाँ। तो एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट मतलब Q के कोऑर्डिनेट्स? हाँ। तो देखो मैं सबसे पहले 1 में से माइनस करूंगा 3 को। बेटा बताओ जरा 1 - 3 कितना होता है? सर 1 - 3, अच्छा पूरा लिख देता हूं भाई आपके लिए। तो 1 - 3 i कैप प्लस 2 - -2, 2 -2 j कैप प्लस 3 - 4, ठीक है। जरा बताओ बेटा 1 - 3 कितना होता है? सर -2 होता है। तो बहुत ही आसान कैलकुलेशन है। आपसे नहीं हुआ क्या? हाँ बच्चों मुझसे नहीं हुआ, मुझे तो कैलकुलेशन आता ही नहीं है। देखो ध्यान से, 2 में से माइनस करना है, -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, तो 4j कैप प्लस 3 में से माइनस करना है 4 को। सर ये तो -1 होता है, तो चलो कोई बात नहीं, माइनस लगा देंगे भाई, -1 की कैप। ये जो वेक्टर मिला है आपको बच्चों, यही क्या है? PQ वेक्टर है। यही क्या है बच्चों? PQ वेक्टर है। क्या बहुत आसान था? हाँ सर बहुत आसान था। अगर बहुत आसान था तो आपको मुझे प्रूव करना होगा कि आपको चीजें समझ में आई है, और उसके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ आपको, जो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि आखिर PQ वेक्टर अगर ये है तो QP वेक्टर कितना होगा? QP वेक्टर कितना आएगा निकल के? चलो जल्दी से सवाल भाई अपने अपने कमेंट सेक्शन में अभी के अभी वीडियो पॉज करके सॉल्व करके लिख दो, और फिर उसके बाद आगे अपना वीडियो कंटिन्यू करना। जब तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, देखो मैं पहले ही बता रहा हूँ, अब जो अगला पॉइंट में बोलने जा रहा हूँ वो तभी समझ पाओगे जब तुमने लिटरली इसको सॉल्व किया होगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझो, अगर तुमने इस QP वेक्टर को सॉल्व किया होगा तो तुमने रियलाइज किया होगा एक चीज कि PQ वेक्टर और QP वेक्टर लगभग दिखने में एक जैसे हैं। फर्क है तो सिर्फ इतना कि PQ वेक्टर इज नेगेटिव ऑफ QP वेक्टर। मतलब PQ वेक्टर में जहां जहां प्लस आया होगा, QP में वहां माइनस मिला होगा। उल्टा भी सच है, PQ में जहां जहां माइनस होगा, QP वेक्टर में वहां प्लस मिल रहा होगा। तो प्लीज सॉल्व करो और बताओ क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो ये बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था, थर्ड कॉन्सेप्ट, जिसमें मैंने आपको क्या सिखाया बच्चों? दो कोऑर्डिनेट्स मुझे दे दिया जाए ग्राफ का, दो कोऑर्डिनेट्स दे दिया जाए तो उनके बीच में मैंने वेक्टर फॉर्म करना आपको सिखा दिया है। थर्ड कॉन्सेप्ट के बाद मैं चलता हूँ अपने फोर्थ कॉन्सेप्ट की तरफ, जो कि ये कहता है कि आखिर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है।
सर मैग्नीट्यूड, हाँ बच्चों याद करो हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं ना, तो फिजिकल क्वांटिटीज में क्या क्या इंपॉर्टेंट है सर, मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, कुछ यूनिट होनी चाहिए और डायरेक्शन होनी चाहिए, स्पेशली अगर हम लोग वेक्टर्स के साथ बातें कर रहे हैं तो देखो ध्यान से, फोर्थ कॉन्सेप्ट है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी इफ ऑफ अ गिवन वेक्टर। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या हो गया बेटा हमारे लिए, मैग्नीट्यूड देखो मैं आसानी से सिखाता हूं तुमको। मान लो मेरे पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप, ये चलो ए आई कैप ले लेते हैं, ए आई कैप प्लस बी जे कैप। तो इस वेक्टर का जब मुझे मैग्नीट्यूड निकालना होगा तो मैं इस ए के दोनों तरफ से डंडियां लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, डंडिया। सर मैथ्स की भाषा में डंडिया बोलते हैं, नहीं भाई मैथ्स की भाषा में, अच्छा डांडिया नहीं डंडिया, डंडिया को कैसे बोलते हैं मैथ्स की भाषा में, सर मॉड लगा दूंगा। क्या लगा दूंगा, मॉड लगा दूंगा। जब भी मैं ऐसे लगा देता हूं मॉड, या ऊपर का एरो हटा के बस ऐसे लिख दूं ए, ये दोनों ही चीज ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे। तो जब भी किसी वेक्टर के साथ मॉड लगा होगा मतलब मुझे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड। अगर एक वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप, तो इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, यानी जो इसका जो मेजरमेंट होता है वो पर्टिकुलरली आता है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये होता है इसका मैग्नीट्यूड, ये होता है इसका मैग्नीट्यूड। सर क्यों माने, ये कौन सी बात हुई, आपको हम लोग पढ़ने के लिए बोले हैं तो आप हमको रटवा रहे हो? नहीं भाई रटवा नहीं रहा हूं, लोग सिखाऊंगा ना। देखो ध्यान से, ये देखो, क्या तुम पहले मुझे एक बात बताओ, कॉन्सेप्ट टू समझ पाए थे? हाँ सर, अगर समझ पाए थे तो सबसे पहले मेरे को तुम एक काम करके दिखाओ, इस ए वेक्टर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट करो। हाँ सर बहुत ही आसान सी चीज है, मैं सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में ए स्टेप्स चलूंगा। क्या एक्स में ए चलूंगा? हाँ सर एक्स में ए चलूंगा, ये लो चल लिए। क्या फिर मैं वाई डायरेक्शन में बी स्टेप्स चलूंगा? क्या मैं वाई में बी चलूंगा? हाँ सर लो चल लिए। अब जहां भी मैं पहुंच गया एक्चुअली स्टार्टिंग पॉइंट से इसको ज्वाइन करने वाला वेक्टर ही, स्टार्टिंग पॉइंट से यानी ओरिजिन से इसको ज्वाइन करने वाला ही जो पर्टिकुलर वेक्टर है, यही वो वेक्टर है ए वेक्टर। हाँ, क्या मुझे इसी की लेंथ पता करनी है? हाँ सर मुझे इसी की लेंथ पता करनी है। क्या बच्चों बचपन में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था नर्सरी केजी क्लास में? हाँ सर हमने नर्सरी केजी क्लास में पाइथागोरस थ्योरम पढ़ लिया था। क्या कहता था पाइथागोरस थ्योरम? सर वो कहता था अगर मुझे किसी पर्टिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज पता करना हो, गिवन मेरे पास बेस और परपेंडिकुलर पहले से है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज ऑलवेज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब कि मैं मॉड ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिख लूंगा। हाँ सर लिख लूंगा। तो मॉड ए का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों? मॉड ए का स्क्वायर आएगा स्मॉल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से मॉड ए कितना आ जाएगा बच्चों? सर मॉड ए आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही आसान, बहुत ही सरल सा कॉन्सेप्ट था और बहुत ही अच्छे तरीके से सर आपने हमें डिराइव करना भी सिखा दिया है, या फील्ड दिखाना हमको शुरू कर दिया है कि हाँ वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकाला गया होगा। और बहुत सारी बातें छुपी है बेटा, और बहुत सारी बातें छुपी है। चीजें तब थोड़ी सी डिफिकल्ट होती हैं जब हम तीनों ही कोऑर्डिनेट्स यानी कि एक्स वाई जेड तीनों में डील करते हैं। तो देखो सेकंड चीज ध्यान से समझो, मान लो मेरे पास एक वेक्टर है ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। तो इस ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकल के आता है, मॉड ऑफ ए वेक्टर ये आएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बराबर। कुछ खास नहीं है यार, जब एक्स वाई में था तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, अगर तीनों है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर हो जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। सर इसको प्रूव तो कर दिया, थोड़ा सा फील ही दिला दो कम से कम। बिल्कुल दिलाऊंगा बच्चों, कोई बड़ी बात नहीं है। क्या ऐसे कर सकता हूँ मैं? देखो अब फील मैं वाकई दिला पाऊंगा तब जब तुम फील लेना चाहते हो। देखो सबसे पहली बात, मैं बोर्ड पे आपको एक साथ एक्स वाई जेड तीनों तो शो नहीं कर सकता, पर हाँ मैं कोशिश करूंगा और फील करेंगे हम लोग। ध्यान से देखो, मान लो ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस
ये है मेरी z एक्सिस। तो आखिर इस वेक्टर को इस ग्राफ पे शो कैसे किया जाए? सर सबसे पहले x में चलो a, सबसे पहले आप x में चलो a, लो चल लिए भाई, x में कितना चले a, फिर आप y में चलो b, लो चल लिए भाई, y में आ गए b, फिर आप z में चल के आ जाओ इधर कहीं बाहर की तरफ, बोर्ड से बाहर की तरफ कितना c, क्या ये वो पॉइंट है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ जहाँ मुझे पहुंचना है? हाँ सर ये वो पॉइंट है जहाँ मुझे पहुंचना है। चलो इसको रब करके और अच्छे से फील करता हूँ, देखो ध्यान से। पहली बात तो ये है मेरा z एक्सिस, फील कर पा रहे हो? हाँ सर। ये a ये b और आगे कितना आ रहा है भाई z, ये a ये b और आगे कितना आ रहा है बच्चों z। अब फील करो, देखो ध्यान से। क्या इस a और b से अगर मुझे सिर्फ ये लेंथ पता करनी हो तो मैं बता सकता हूँ ये कितनी आएगी? अभी तो निकाला था सर आपने, ये आएगी अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये है कितनी बेटा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस पर्टिकुलर जगह से और कितना बाहर आना है मुझे? सर इससे मुझे c और बाहर आना है। बस ये फील कर लिए, अगर तुम चाहते हो कि फील करना तो चीजें बहुत आसान है। अभी जो मैंने तुमको फिगर दिखाया था इसमें मैंने तुमको x y एक्सिस दिखाई थी और ये थी z, है ना? बिल्कुल सर। अब मैं क्या करना चाहता हूँ, अब मैं चाहता हूँ कि तुम फील करो सिर्फ इस लाइन को और इस लाइन को जो हमें बाहर निकालनी है। क्या ये लाइन जो है ये है अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? हाँ सर। क्या यहाँ से जितना मुझे बाहर आना है वो है z के बराबर, सॉरी c के बराबर? हाँ सर। एक बात बताओ, इसके यानी कि ये जो लाइन है और इसके यानी कि जो z एक्सिस में निकालना चाहता हूँ, समझ रहे हो? हाँ सर। इन दोनों के बीच एंगल कितना है? अरे ध्यान से देखोगे भाई ना तो 90 डिग्री पे नजर आएंगे दोनों। कितने एंगल पे नजर आएंगे बच्चों? 90 डिग्री पे। तो मैं एक और ट्रायंगल बनाता हूँ जिसमें मैं इसको और इसको लेके दिखाता हूँ तुमको। तो क्या ये है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? हाँ सर। क्या इस ट्रायंगल की जो दूसरी साइड है वो है c के बराबर? हाँ सर। क्या इन्हीं का जो फाइनल हाइपोटेन्यूज है वही मेरा फाइनल आंसर है? हाँ सर वही मेरा फाइनल आंसर है। तो ये कितना निकल के आएगा बच्चों? इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। क्या ये c स्क्वायर हो जाएगा? हाँ। क्या ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होगा? हाँ। तो क्या फाइनल आंसर होगा अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर? देखो वही तो लिखा हुआ है वहाँ पे। तो बहुत ही आसान होता है किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को कैलकुलेट कर पाना। अगर मुझे वो वेक्टर पता है तो अंडर रूट ऑफ i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। बहुत ही आसान सी चीज है सर, हमें एक बार में समझ में आ गई। नहीं बेटा इतने छोटे से कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले और ढंग से समझो। क्या इस वेक्टर को जब तुमने ग्राफ पे ड्रॉ किया, इस वेक्टर को जब तुमने ग्राफ पे ड्रॉ किया तो तुम सबसे पहले x डायरेक्शन में चले? हाँ। तो देखो ध्यान से, अगर मेरे पास एक वेक्टर है a जिसको मैं लिख सकता हूं ai कैप प्लस bj कैप प्लस c के कैप। अगर मेरे पास एक वेक्टर है a जिसको मैं लिख सकता हूं ai कैप प्लस bj कैप प्लस c के कैप, तो सबसे पहली चीज इस वेक्टर में सिर्फ x डायरेक्शन में अगर मैं पूछूं कितना चलना पड़ा तो क्या आंसर हो जाएगा a? हाँ। तो सबसे पहला चीज जो आपको सिखाना चाहता हूं वो है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड इन x डायरेक्शन से। अगर आपसे सवाल कह दे कि एक वेक्टर है, बताओ इस वेक्टर की x डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड कितनी है, सीधे आंसर हो जाएगा a। और क्या पूछ सकता है सर? चलो देखो मैग्नीट्यूड पूछ ले बेटा किस डायरेक्शन में? y डायरेक्शन में। तो देखो क्या आंसर दोगे बेटा? ध्यान देना, जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा हमेशा। क्या मैं इसको b बोल दूंगा? हाँ सर b बोल दूंगा। क्या और पूछ सकता है सर? सर और पूछ सकता है इसका मैग्नीट्यूड z डायरेक्शन में, तो मैं इसका आंसर क्या दूंगा सर? c के बराबर दूंगा। क्या और क्या पूछ सकता है सर? xy भी तो एक प्लेन होती है ना, देखो दो एक्सिस से मिलके बनती है हमेशा हमारी एक प्लेन। तो अगर मुझसे कहे बेटा xy प्लेन में इसका मैग्नीट्यूड कितना था, तो xy में सिर्फ x और y से मतलब है, z का कुछ लेना देना है ही नहीं, z का कुछ लेना देना है ही नहीं। तो अगर मुझसे इसी में पूछे मैग्नीट्यूड, सॉरी फोर्थ पॉइंट, मैग्नीट्यूड इन xy प्लेन, क्वेश्चन आते हैं इसलिए कह रहा हूं बेटा ध्यान से देखना। तो सिर्फ xy से मतलब रखोगे, जब सिर्फ xy से मतलब रखोगे तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और क्या पूछ लेगा सर? और पूछ लेगा मैग्नीट्यूड इन yz प्लेन।
तो वाई जेड प्लेन में सिर्फ हमको वाई और जेड से मतलब होगा, एक्स से कुछ लेना देना नहीं होगा। तो आंसर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ वाई स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना बच्चों। हाँ सर बहुत ही आसान सी चीज है। और क्या पूछ लेगा भाई, इसका मैग्नीट्यूड बताओ एक्स जेड प्लेन में। जब एक्स जेड प्लेन की बात करेगा तो हमको वाई से कोई लेना देना नहीं होगा और हमारा आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। या इन सब के अलावा क्या हो सकता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड या मैग्नीट्यूड इन एक्स वाई जेड, है ना। उसको हम लोग ऐसे नहीं लिखते, सीधे बोल देंगे इसका मैग्नीट्यूड, मतलब पूरा मैग्नीट्यूड। तब हम क्या निकालेंगे आंसर, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो देखो ध्यान से, सिर्फ एक वेक्टर के लिए मैग्नीट्यूड के ऊपर कितने सवाल बन सकते थे, 7। सिर्फ उसका x मैग्नीट्यूड, सिर्फ उसके y का मैग्नीट्यूड, सिर्फ उसके z का मैग्नीट्यूड, सिर्फ xy में मैग्नीट्यूड, सिर्फ yz में मैग्नीट्यूड, सिर्फ xz में या फिर zx में मैग्नीट्यूड और फिर पूरा मैग्नीट्यूड। क्या बात समझ पा रहे हो। तो जैसा होगा क्वेश्चन वैसे करेंगे आंसर और चीजें हमारे लिए होती जाएंगी बहुत ही ज्यादा आसान। तो बड़ा प्रैक्टिस करना मत भूलना, प्रैक्टिस के अलावा कोई और तरीका नहीं है इस पे कमांड पाने का। मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, तुम्हें हर बार हर एक वेक्टर के लिए ये सातों चीजें निकालनी है, याद रखना। मैं 3-4 क्वेश्चंस आपको दे रहा हूँ आपको प्रैक्टिस करने के लिए, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए, और आपको हर एक केस में ये सातों चीजें निकालनी है। तो देखो ध्यान से, जो पहला क्वेश्चन है आज आपके लिए वो है A वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, पहला क्वेश्चन। दूसरा है, मान लो B वेक्टर इज इक्वल टू माइनस 3i कैप, बेटा माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 9 नहीं होता, प्लस 9 नहीं होता है, प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप। आपको इन दोनों ही क्वेश्चंस में सातों चीजें कैलकुलेट करनी है। सॉरी, मैंने आपको सातों चीजें मेंशन कर दी कि क्या क्या पूछा जा सकता है, तो सातों ही चीजें आपको कैलकुलेट करनी है ताकि आपका आंसर बिल्कुल सही आए और आपका कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा हो जाए। तो देखो बेटा, मैंने आज आपको क्या क्या सिखा दिया, मैं फिर से रिपीट कर दूं। मैंने आपको सिखा दिया आखिर कोई वेक्टर कैसे सिंबल होते हैं क्या वेक्टर के, फिर वेक्टर को हम ग्राफ में कैसे ड्रॉ करते हैं, फिर ग्राफ से वेक्टर कैसे ड्रॉ किया जा सकता है, फिर पर्टिकुलरली किसी गिवन वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता होगा अकॉर्डिंग टू गिवन पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो चलो 2 क्वेश्चन तो मैंने आपको ये दे दिए प्रैक्टिस के लिए, जिसमें आपको क्या बताना है बच्चों, मैग्नीट्यूड बताना है। 7-7 पार्ट्स हैं दोनों के। और देखो और कुछ क्वेश्चंस भी देता हूँ तुम्हें वेक्टर फॉर्म करना है 2 पॉइंट्स के बीच। हर बार P होगा स्टार्टिंग पॉइंट, हर बार Q होगा एंड पॉइंट। पहली बार P हो गया मान लो 2,1, Q हो जाए मान लो 3,2, दूसरी बार P हो जाए मान लो 3, -3 और Q हो जाए मान लो -4,4। फिर मान लो एक पॉइंट हो जाए मान लो 2, -3 और इसमें आ जाए मान लो -5, -6। तीनों ही बार तुम्हें क्या क्या फॉर्म करना है याद रखना, PQ वेक्टर भी बनाना है और QP वेक्टर भी बनाना है, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चंस हैं, एक्चुअली ये 5 क्वेश्चंस है जो मैं आज आपको होमवर्क दे रहा हूँ, जिनको आपको आज के लेक्चर के साथ साथ कंप्लीट कर लेना है, ताकि नेक्स्ट लेक्चर भी जो हमारा बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएगा वेक्टर के बारे में और भी अच्छी चीजें हमें सिखाएगा, जिसमें हम क्या क्या सीखेंगे मैं अभी आपको बता देता हूँ। मैंने आपसे कहा था यूनिट वेक्टर एक बार दोबारा सिखाऊंगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड के बारे में भी मैंने पढ़ा दिया है, तो नेक्स्ट क्लास की शुरुआत करूंगा मैं यूनिट वेक्टर से। यूनिट वेक्टर के बारे में बताने के साथ साथ मैं ये बताऊंगा कि आखिर कोई वेक्टर ग्राफ में x एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है, कोई पोजीशन वेक्टर ग्राफ में y एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, z एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। मैं ये कॉन्सेप्ट में आपको उसी में सिखाऊंगा और साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन भी सिखाऊंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। कुछ याद आ रहा है, हमने पहले लेक्चर में क्या कहा था, पहले लेक्चर में हमने कहा था कि जो क्वांटिटीज लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को भी फॉलो करेंगी वही वेक्टर बनेगी। तो वही जो लॉ था उसको पढ़ाऊंगा मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अब बच्चों मेरी कुछ छोटी सी बात बिल्कुल ध्यान से अपने मन में रखो, हो सकता है क्वेश्चंस करोगे तुम एक बार गलती करो, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, गलती हमसे करेंगे, हम इंसान है भाई, गलती नहीं करेंगे तुम्हारा काम कैसे चलेगा। पर एक बात मन में रखना, तुम्हारे कोशिश करना ज्यादा मैटर करता है रेदर देन कि तुमने सही किया या गलत। तो पहली बात तो ये कि हम कोशिश करना सीखेंगे, खूब मन लगा के मेहनत करेंगे, खूब अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एक क्वेश्चन की, और हर क्वेश्चन में हम लोग जितना ज्यादा हो सकेगा
चीज़ों को तेज करने की कोशिश करेंगे, दिमाग में सोचने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो एक सिंपल सी कहावत भी है, तुम लोगों ने सुनी होगी बहुत पहले, कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो कोशिश करते रहना है, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, सिर्फ बेइज्जती होती है, और बेइज्जती करवाने के लिए तो हम भी मौजूद हैं और तुमको भी मौजूद रहना होगा। चलो इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, खुश रहो, मस्त रहो, खाते पीते रहो और अपना ध्यान रखो। चलो थैंक यू।